अब इसके बाद मैं बगैर किसी ताखीर के हमारे तमाम मौजूद मेहमान किराम आ चुके हैं। मैं शम्स तबरेज़ कासमी साहब को बुलाना चाहूँगा ज़ोरदार तालियों के बीच कि देख लीजिए ये वही जवान है जिसने एक आइडिया को आज इस मकाम तक पहुँचा दिया और उन्होंने अज़्म सफ़र किया तो आबशारों से जो है वो सदाएं आ गई थी और चट्टानें जो है चूर हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब तमाम मेहमान किराम का तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, हम अपने इस प्रोग्राम में मौजूद तमाम मेहमान किराम जो हमारे डेलीगेट्स हैं, जिन्हें हमने पैनल में शामिल किया है, जो हमारे अब तमाम सामने बैठे हैं, आप सबका हम दिल की अथाह गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। आपने मुख्तसर सी नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाने की जहमत गवारा की, हमारी दावत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और आज आप यहाँ मौजूद हैं। हाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है हिंदुस्तान में मुसलमानों का सियासी लाहे अमल, या यहाँ लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ मुस्लिम्स इन इलेक्शन 2019। हम इस मौजू पर या इस इशू पर इस वक्त कॉन्क्लेव क्यों कर रहे हैं, इस मौजू पर इस वक्त डिस्कस करने की, बहस करने की वजह क्या है, उसी वजह को चंद मिनटों में बताकर मैं अपनी बात आपके यहाँ से ख़त्म करूँगा। मैं आपसे रुख़्सत चाहूँगा ताकि हमारा जो बाज़ाब्ता प्रोग्राम है वो शुरू हो। हाज़रीन, हमने ये कॉन्क्लेव किया है जिसका मरकज़ी उन्वान है कि आम इंतख़ाबात 2019 में हिंदुस्तानी मुसलमानों का सियासी लाहे अमल क्या होना चाहिए, और इसके तहत हमने 4 मौजू को शामिल किया है। पहला हमारा मौजू है कि आम इंतख़ाबात 2019 में मुसलमानों के वोट की वजह तरजीह क्या होनी चाहिए। हमारा दूसरा उन्वान है सियासी हिस्सेदारी के लिए मुसलमानों की अपनी अलहदा सेकुलर पार्टियां ज़रूरी है या दीगर सेकुलर पार्टियों में शमूलियत। तीसरा हमारा मौजू होगा कि मुस्लिम क़यादत वाली सेकुलर पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने से कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियां गुरेज क्यों कर रही है, उसके असबाब व वजूहात क्या है। और चौथा हमारा उन्वान है चौथे सेशन का कि सीमांचल में MIM गई है, उसका सियासी तजुर्बा कैसा होगा। हाज़रीन, आज़ाद हिंदुस्तान में 16 इंतख़ाबात हो चुके हैं। 17वां इंतख़ाब हमारे सामने है। 1952 में हुए लोकसभा इंतख़ाबात से अब तक की तारीख़ का हम जब जायज़ा लेते हैं तो ये बात हमारे सामने सच्चाई आया होती है, सामने आती है कि मुसलमान बिल्कुल हाशिए पर रहे हैं। कहीं भी मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी नज़र नहीं आती है। कभी पंडित नेहरू ने मुसलमानों को अपने साथ रखा, कभी मुसलमानों ने इंदिरा गांधी को इक़्तिदार तक पहुंचाया, कभी जयप्रकाश नारायण की तहरीक का हिस्सा बनकर मुसलमानों ने उन्हें इक़्तिदार सौंपा, कभी मुलायम सिंह यादव, मायावती, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, या इस तरह के जितने नाम हैं हर एक को मुसलमानों ने इक़्तिदार सौंपा। लेकिन खुद मुसलमानों ने अपने लिए हिंदुस्तान में क्या किया, एक सवाल है जिसका जवाब 70 सालों में हम तलाश रहे हैं और इसका जवाब हमें नहीं मिल रहा है। आखिर क्यों? क्या मुसलमान सियासत में अपना मकाम पैदा नहीं कर सकते हैं? क्या मुसलमान हिंदुस्तान के इस काबिल नहीं है कि वो खुद अपनी नजरियाती पार्टी बना सके या अपने नजरिया पर मुश्तमिल चंद MP, चंद MLA को ऐवान तक भेज सके? आखिर क्यों? जब हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हलकों का जायजा लेते हैं, सर्वे करते हैं, तो ये बात सामने आती है कि कमोबेश हिंदुस्तान में 50 से ज़ायद लोकसभा की सीटें ऐसी है जहां पर एक मुसलमान बासानी MP बन सकता है। ऐसे तो 140 लोकसभा की सीटें हैं जहां मुसलमान इजली में MP बन सकते हैं, लेकिन 50 सीटें उसमें सबसे अहम है। अगर हम रियासतों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अलावा बंगाल ऐसी रियासत है जहां 34% मुस्लिम आबादी है, आसाम में 34% मुस्लिम आबादी है, बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, तकरीबन 17-18% आबादी उत्तर प्रदेश में है, और इस तरह की और रियासतों में मुस्लिम आबादी है। लेकिन वहाँ मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी 0 है, जबकि जिनकी आबादी मुसलमानों से कम है, यादव की आबादी बिहार में मुसलमानों से कम है, उत्तर प्रदेश में बराबर है, कई और जगहों पर उससे कम है, लेकिन वो लोग हमारा इस्तेमाल करके हमसे वोट लेकर के इक़्तिदार तक पहुँचते हैं और हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए हैं। जब हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया या हमने RJD को अपना समर्थन दिया, हम समाजवादी पार्टी का हिस्सा बने, तो उस पार्टी ने हमें हिस्से में क्या दिया? तारीख के औराक में बात बिल्कुल आया है कि कांग्रेस ने पहले लोकसभा के इंतखाब में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को इलेक्शन लड़ने के लिए
रामपुर की सरजमीन पर भेजा। उन्हें वाराणसी नहीं भेजा गया, पटना साहिब नहीं भेजा गया, किसी और सीट पर नहीं भेजा गया, बल्कि कांग्रेस ने, मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी ने, और अगर हम उस वक्त की बात करें तो शायद आज की तारीख में जितना हिंदू और मुसलमान वाला मसला है, कम्युनल है, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं रहा होगा। इसके बावजूद कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को रामपुर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा, और आज तक वही हो रहा है कि मुसलमानों को कांग्रेस या दीगर सेकुलर पार्टियां ऐसे मुस्लिम अक्सरियती हलकों पर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजती है। आखिर क्यों? क्या जहां मुस्लिम अक्सरियत में नहीं है उन हलकों पर मुसलमानों को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जाता है? और जब ऐसे हलकों पर मुसलमान उम्मीदवार बन जाते हैं, जीत जाते हैं मुस्लिम वोट की बुनियाद पर, तो उन मुसलमानों के वोट से या उनके एमपी और एमएलए बन जाने से वो मुल्क के वजीर आजम बनते हैं, वजीर आला बनते हैं, अच्छी अच्छी मिनिस्ट्री अपने हाथों में रखते हैं, और मुसलमान जो मुंतखब होकर जाते हैं वो उनके ऐसे वफादार बन जाते हैं कि जर्रा बराबर पार्टी टाइमलाइन से हटने की उनमें जुर्रत नहीं होती है। वो अपनी कौम का दर्द भूल जाते हैं, सिर्फ उन्हें अपनी पार्टी की वफादारी, उनकी हिमायत याद रहती है। आजकल कई ऐसे लीडर हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्तलिफ जावियों से टिकट न मिलने के बाद मुसलमानों को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम यहां से मुस्लिम वोटों की बुनियाद पर जीत रहे थे, मुस्लिम वोटों के जरिए से हमने आपको वजीर आला बनाया, इक़्तिदार तक पहुंचाया, और आज आप हमारा टिकट काट रहे हैं। उनसे पूछे कि कल तक उन्हें मुसलमानों का दर्द क्यों नहीं था? कल तक सिर्फ अपनी पार्टी की वफादारी कर रहे थे, पार्टी टाइमलाइन से आगे नहीं बढ़ रहे थे। उन्हें खदशा था कि अगर हमने जुबान खोली, लब कुशाई की, तो हमारा यहां से खात्मा हो जाएगा, हमारा यहां से खराज हो जाएगा, हमारा सियासी करियर तबाह बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर हम उन सियासी पार्टियों के मजबूर क्यों हैं? क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? जिस तरीके से आज 2019 के इलेक्शन में दोनों एनडीए का अलायंस हो, यूपीए का अलायंस हो, जिसको कहीं महागठबंधन कहा गया, कुछ कहा गया है, मुताबिक पार्टियां हैं, कहीं 40 पार्टी है, कहीं 25 पार्टी है, कहीं, अरे हर एक अलायंस में पार्टियों की भरमार है। लेकिन उस अलायंस में अगर किसी पार्टी को किनारे लगाया गया है, किसी पार्टी को उस अलायंस का हिस्सा नहीं बनाया गया है, तो सिर्फ वो सियासी पार्टियां हैं जिसकी लीडरशिप किसी मुसलमान के हाथ में है। आखिर क्यों? हम शुरू करते हैं आसाम से। आसाम में 2014 का लोकसभा इलेक्शन हुआ था। 3 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली, और उतनी ही 3 सीटों पर लोकसभा के इलेक्शन में 2014 में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को कामयाबी मिली, जिसकी क़यादत मौलाना बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं। दोनों का वोट फीसद तकरीबन बराबर है, दोनों की लोकसभा की सीट बराबर है। पूरे 5 सालों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल कांग्रेस और दीगर सेकुलर पार्टियों के साथ रहे। लेकिन 2019 का जब महागठबंधन बना तो कांग्रेस ने यूडीएफ को शामिल ही नहीं किया। यूडीएफ ने हर मुमकिन वोटों की तकसीम से बचने की कोशिश की, और 14 में से उन्होंने सिर्फ 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारा और कहा कि हम बीजेपी की जीत नहीं चाहते हैं, हम फिरका परस्तों की जीत नहीं चाहते हैं, इसलिए वोटों को की तकसीम से बचने के लिए हम 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। कांग्रेस ने रद्द अमल में, रिटर्न गिफ्ट में उन्हें यह दिया कि उन्होंने यूडीएफ के सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की सीट से भी अपने उम्मीदवार को उतार दिया। पूरे 14 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया। यही कांग्रेस है जिसको उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी इत्तेहाद ने 2 सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, तो उसने रिटर्न गिफ्ट में 7 सीटें एसपी और बीएसपी को दी, अपने उम्मीदवार को कांग्रेस ने वहां नहीं उतारा। बिहार में चलिए, जहां इत्तेहाद में कई सारी पार्टियां शामिल है, महागठबंधन में आरजेडी है, मांझी की पार्टी हम है, मुकेश सहनी नए नए आए, उनकी पार्टी वीआईपी है, आरजेडी पहले से है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो कल तक एनडीए का हिस्सा थे, इन सब पार्टियों को शामिल किया गया। लेकिन वहां किसी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों को शामिल नहीं किया गया। एमआईएम से गुज़िश्ता 4 साल से अख्तर उल इमान मेहनत कर रहे थे, जिद्दोजहद कर रहे थे, सबको पता था कि वो किशनगंज से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने, उसके इत्तेहाद ने सबको शामिल किया अलायंस में, उसको शामिल नहीं किया। हद ये हो गई कि पूर्णिया जैसी सीट जहां 40% मुस्लिम आबादी है, वह एक ऐसा लीडर जो कल तक बीजेपी में था, उसको कांग्रेस ने शामिल करके अपना टिकट दे दिया। आखिर ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियों से दूरी क्यों बनाई जा रही है? और ऐसी कई जगहों पर मिसालें मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी फाल है, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है, एसडीपीआई का हम तस्करा यहाँ पर जरूरी करना समझते हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। जब भी कोई इशू होता है, कोई मामला होता है, तो उस मामले पर सबसे पहले कोई पार्टी एहतजाज करती है
किसी पार्टी के वर्कर मैदान में उतरते हैं तो वो एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग होते हैं। दलितों से उनका अच्छा खासा संबंध है, लेकिन उस पार्टी ने कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में इत्तेहाद करने की मुसलसल कोशिशें की, लेकिन उसको भी सेकुलर पार्टियों ने जगह नहीं दी। आखिर क्यों? हिंदुस्तान में एक ऐसी बड़ी जगह है, लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां से मुसलमान अपना एमपी, अपना एमएलए मुंतखब हो सकते हैं। और अगर एक नजरियाती पार्टी के तहत ये लोग जीत कर पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो आज नहीं तो कल हुकूमत उन्हें तस्लीम करेगी। एक वाकया मैं आपको देना, एक मिसाल से समझाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताजा हुकूमत बनी है। कमलनाथ हुकूमत को अक्सरियत से 2-3 सीट कम आई है और मायावती ने उन्हें सपोर्ट कर रखा है। मायावती ने या बीएसपी ने, वहां की बीएसपी क़यादत ने कांग्रेस से कहा कि दलितों पर जितने मुकदमे लगाए गए हैं आप सबको वापस लीजिए, वरना हम आपसे हिमायत वापस ले लेंगे। कमलनाथ हुकूमत को मध्य प्रदेश में फैसला करना पड़ा और उन्होंने तमाम दलितों से मुकदमे वापस ले लिए। बीएसपी की ताकत इस वजह से वहां सामने आई कि उनकी हिमायत थी। अगर 10 एमएलए भी दलित होते लेकिन वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर गए होते तो शायद वो इतना असरअंदाज नहीं हो पाते, न उनकी बात मानी जाती। लेकिन वो अलग पार्टी से थे, इसलिए वो कामयाब हुए। जब भी इस तरह की बात आती है कि मुसलमान कोई सेकुलर पार्टी बनाए, कोई सियासी प्लेटफॉर्म तश्कील दे, तो कहा जाता है कि हिंदू वोट पोलराइज्ड हो जाएगा, हिंदू सब मुत्तहिद हो जाएंगे। साहब, कहां हिंदू मुत्तहिद हो रहे हैं? मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तमाम सहनियों का वोट हमारी पार्टी वीआईपी हासिल कर रही है। मांझी कह रहे हैं कि जितने मुसर हैं सबका वोट हम हासिल कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार में कह रहे हैं कि तमाम यादवों का वोट हमें मिल रहा है। रामविलास पासवान कह रहे हैं कि तमाम पासवानों का वोट हमें मिल रहा है। उपिंदर कुशवाहा कह रहे हैं कि जितने धोबी हैं सबका वोट हमें मिल रहा है। बीजेपी कह रही है कि अपर कास्ट का वोट हमें मिल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि अपर कास्ट का वोट हमें भी मिल रहा है। तो वोट कहां पोलराइज्ड हुआ? सब वोट तो खुद मुनक़सिम है, मजबूर मुसलमान है। जब लालू प्रसाद यादव अपने साथ मुसलमानों को मिला लेते हैं, वो वजीर आला बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मायावती मुसलमानों को साथ मिला लेती है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाती है। जिस दिन मुलायम यादव मुसलमानों को मिला लेते हैं, वो वजीर आला बन जाते हैं। कभी बिहार में रामविलास पासवान आते हैं और कहते हैं कि हम एक मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और वो मुसलमानों का वोट हासिल कर लेते हैं। सबकी मंजिलें मुतय्यन है, सबने अपना हदफ तय कर रखा है। रास्ते में भटक रहा है सिर्फ मुसलमान, जो कभी इस दरवाजे पर कभी उस दरवाजे पर। साहब, आप कब तक भटकते रहेंगे? आप अपनी मंजिल क्यों तय नहीं करेंगे? बीएसपी का कर्नाटक में कोई वजूद नहीं, बंगाल में कोई वजूद नहीं, मध्य प्रदेश में कोई असर रसूख नहीं, लेकिन वहां ये पार्टियां जब इलेक्शन लड़ती है तो कोई उसे वोट कटवा पार्टी का नाम नहीं देता। सब कहते हैं कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, हर एक पार्टी को कहीं भी इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। 2015 में बिहार में महागठबंधन बना। समाजवादी पार्टी ने महागठबंधन से अलग होकर बिहार की 240 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। किसी ने नहीं कहा कि ये सेकुलर वोटों को तकसीम करेंगे, ये वोट कटवा पार्टी का किरदार अदा करेंगे। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टी ऐसा कर देती है तो उस पर वोट कटवा पार्टी होने का फौरन इल्जाम आयद कर दिया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल में सिर्फ 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया तो हंगामा मचा दिया गया कि वो सेकुलर वोटों को तकसीम करा रहे हैं। साहब, ये सवाल क्यों? इसलिए हमें सोचना होगा, गौर करना होगा कि कब तक हम दूसरों के साथ रहेंगे, अपनी सेकुलर पार्टी क्यों नहीं बनाएंगे, और अपनी सेकुलर पार्टियां बनाकर हम उन सेकुलर पार्टियों को मजबूर करें कि आप हमारे साथ अलायंस कीजिए। जो लोकसभा की मुस्लिम अक्सरियती सीटें हैं या जो विधानसभा की मुस्लिम अक्सरियती सीटें हैं, वहां से हमारी अपनी नजरियाती तौर पर एक पार्टी है, उसका एमएलए होगा, वो जीतेगा। आप भी अपनी जगहों पर अपने उम्मीदवार को खड़े कीजिए और फिर हुकूमत बनाने में आप हमें शामिल कीजिए। हम मखलूत हुकूमत के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, हम आपकी हुकूमत के मातहत नहीं रहना चाहते हैं। ये सोच डेवलप करनी पड़ेगी, ये फिक्र पैदा करनी पड़ेगी, और तभी हम हिंदुस्तान में अपनी सियासी हिस्सेदारी ले सकते हैं, सियासी बालादस्ती कायम कर सकते हैं। मुस्लिम नौजवानों में, मुस्लिम यूथ में सियासी शऊर आ सकता है। उन्हें यह हौसला बढ़ेगा कि हाँ, सियासत में हमारी हिस्सेदारी है। और जब तक हम ऐसी सेकुलर पार्टियों का हिस्सा बने रहेंगे, खुद अपना सियासी मैदान मुंतखब नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आज भी मुसलमान, इस दौर में भी मुसलमान सियासी तौर पर खुद को
कोई दावेदारी पेश कर सकेंगे, कहीं भी उनकी कोई ज़्यादा बराबर हिस्सेदारी नजर आएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक मरतबा फिर आप तमाम मेहमानान किराम का मैं यहाँ खैर मक़दम करता हूँ। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।